गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, प्रोग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 5 श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर जो है टीचिंग सब्जेक्ट फिजिक्स या भौतिक विज्ञान, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो ये जो टीचिंग सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान, इसका जो सिलेबस है वो कॉमन ही है। बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष दोनों ही कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कॉमन रूप से सिलेबस है इसका। तो मतलब ये जो अपने कर रहे हैं टॉपिक, ये भौतिक विज्ञान जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो चाहे किसी बच्चे के पास बीएड प्रथम वर्ष में है, चाहे किसी के पास बीएड द्वितीय वर्ष में है, तो दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप चाहे बीएड प्रथम वर्ष के अंदर टीचिंग सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे बीएड द्वितीय वर्ष के अंदर ले रहे हो, तो दोनों के ये काम आएगा भौतिक विज्ञान टीचिंग सब्जेक्ट का जो टॉपिक है। तो आज अपने जो है भौतिक विज्ञान विषय है, द्वितीय वर्ष क्लास ले रहे अपने, और प्रकरण अपना आज का रहेगा गृह दत्त कार्य, होम असाइनमेंट जिसको अपने कहते हैं। तो गृह दत्त कार्य या होम असाइनमेंट जो है, इसका जो है एक शिक्षक के द्वारा बच्चों को होम असाइनमेंट या गृह कार्य जो है दिया जाना बहुत ही अनिवार्य है। और इससे जो है बच्चे अपने विषय के कार्य के अंदर रुचि लेते हैं और अपने विषय अध्यापक के द्वारा जो उनको कार्य करवाया गया कक्षा में, उसको घर जाके दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। होमवर्क करते समय वो जो है कुछ तथ्य हो सकता है उनको कक्ष में अच्छे से क्लियर ना हो, समझ ना आए हो, तो उनको दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं और पूर्ण भी करते हैं होमवर्क को। तो विषय के प्रति उनकी जो है उनका लगाव बढ़ता है और निरंतरता जो है उनमें बनी रहती है। तो होमवर्क जो है या गृह दत्त कार्य है, इसका अपने इसके अंदर एक तो पढ़ेंगे भी होमवर्क या गृह कार्य जो उसका महत्व क्या है। दूसरा अपने पढ़ेंगे गृह दत्त कार्य की योजना कैसे बनाई जाती है। गृह कार्य बच्चों को देना हो तो उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे कैसे दिया जाना है। इसके अलावा अपने पढ़ेंगे जो गृह दत्त कार्य है, इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं गृह दत्त कार्य के, और फिर गृह दत्त कार्य के गुण क्या क्या होने चाहिए। गृह दत्त कार्य जो दिया जा रहा है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फिर गृह दत्त कार्य संबंधी कुछ अपने सुझाव देखेंगे, मतलब गृह दत्त कार्य के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, मतलब इसमें और क्या सुधार लाए जा सकते हैं। तो फिर गृह दत्त कार्य का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, ये पॉइंट अपने गृह दत्त कार्य के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे गृह दत्त कार्य जो है, इसकी कार्य योजना बनाना। गृह दत्त कार्य की कार्य योजना बनाना, मतलब गृह दत्त कार्य जो है इसकी प्लानिंग कैसे की जाएगी। तो अपने देखेंगे इसके अंदर गृह दत्त कार्य की कार्य योजना बनाना। ये पहला पॉइंट है इसके अंदर गृह दत्त कार्य के अंदर, गृह दत्त कार्य की कार्य योजना बनाना, मतलब इसकी प्लानिंग करना। तो कार्य योजना मतलब इसकी प्लानिंग कैसे की जाएगी। शिक्षक गृह दत्त कार्य करने से संबंधित क्या प्लानिंग करता है, तो इसकी प्लानिंग या योजना जो है इसके अंदर अपने को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। क्योंकि शिक्षक जो है बच्चे को जो गृह कार्य देता है, बच्चा उसको समय पर जाके करता है पूर्ण। तो वो जो है बच्चा जब समय गृह कार्य या होमवर्क करेगा तो बहुत सारी बातें ऐसी हो सकता है जो कक्ष में उसको समझ में ना आई हो, उस गृह कार्य के माध्यम से समझ में आ जाती है। इसलिए गृह दत्त कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए और शिक्षक के लिए। उसकी सफलता को निर्धारित करता है, अपने कह सकते हैं शिक्षक के शिक्षण कार्य की सफलता को निर्धारित करता है और बच्चे के द्वारा सीखे के ज्ञान की सफलता को भी निर्धारित करता है। तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहला है सर्वप्रथम छात्रों को अपना कार्य निश्चित दिए गए समय में पूरा करना होता है तथा छात्र जो है अपना एक अधीनयास ठीक प्रकार से पूरा नहीं कर लेते और दूसरे सप्ताह
पक्ष अथवा महीने के लिए निश्चित अधिन्यास नहीं दिया जाता। जो छात्र अवधि से पहले ही कार्य समाप्त कर लेते हैं और दूसरे अधिन्यास पर कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो ये प्लानिंग होनी चाहिए शिक्षक की। ये गृह कार्य बच्चों को दिए गए सभी को, जो बच्चे गृह कार्य समय पर पूर्ण कर लेते हैं उनको कोई दूसरा अधिन्यास मतलब किसी दूसरे जो है शिक्षण बिंदु पे कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो दूसरे शिक्षण बिंदु पे कार्य कर सकते हैं। और जो बच्चे गृह कार्य पूर्ण नहीं करके लाए थे समयावधि जो शिक्षक ने समयावधि दी थी, उन्हें अगले दिन या अगले 2-4 दिनों में मतलब जब तक वो बच्चे गृह कार्य पूर्ण नहीं करते उनको समय दे करके गृह कार्य पूर्ण करवाया जाना आवश्यक है। क्योंकि अगर अपने गृह कार्य देकर बच्चे को भूल गए, शिक्षक ही भूल गया मैंने गृह कार्य दिया था, जांच ही नहीं की समय पर, या शिक्षक को जब यही नहीं पता कि मैंने होमवर्क जो दिया है उसको कौन सी तारीख को चेक करने कितने दिन के समय दिए गए थे बच्चों को, तो बच्चे जो है फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं और शिक्षण जो है वो अच्छे से सफल नहीं हो पाता है। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग के अंदर, छात्रों को गृह कार्य जो है लिख कर दिए जाते हैं या दिया जाता है, उन्हें क्या क्या पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन से विषय वस्तुओं का अधिक अध्ययन करना है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, किस किस प्रकार की पुस्तकें और विषय वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी आदि। इसके द्वारा हम पूर्ण योजना के अंतर्गत कार्य करते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, इससे संबंधित सभी आवश्यक दिशा निर्देश सुझाव जो है लिख कर दिए जाते हैं। मतलब बच्चे को कौन से विषय का क्या टॉपिक जो है वो पढ़ना है, कौन सा शिक्षण बिंदु जो कॉपी में लिखना है, कौन से टेस्ट होगा, कौन सा डायग्राम करना है, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी है, ठीक है, हेडिंग कहाँ लगानी है, शब्द सीमा क्या रखनी है, और उसमें ये सारी चीज़ें बच्चे को रिटर्न में दी जाए, लिख करके दी जाए। तो मतलब इंस्ट्रक्शन बच्चे को पहले दे दी जाए, दिशा निर्देश दे दिए जाए कि आपने कौन सा जो है कार्य किस प्रकार से करना है, तो बच्चा उसको अच्छे से पूर्ण कर सकता है और अपना जो है ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी कर सकता है। तीसरा इसमें पॉइंट है कि पूरे वर्ष की पाठ्य सामग्री को पढ़ाई के लिए वर्ष के अंदर मिलने वाले समय का अनुमान लगाकर उचित प्रकार से छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है, जिन्हें छात्र एक निश्चित समय पूरा करने में समर्थ है। और बांटे हुए भागों में प्रत्येक भाग को दत्त कार्य या असाइनमेंट के नाम से पुकारा जाता है। अब कोई भी सब्जेक्ट है उसमें जो टोटल सिलेबस होता है पूरे वर्ष भर का, उसको यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, 4 या 5 यूनिट्स डिवाइड करके बनाई जाती हैं। तो यूनिट्स के अंदर भी जो शिक्षण बिंदु होते हैं, जो टॉपिक होते हैं, उनको जो है शिक्षक अपने समय के अनुसार विभाजित करता है, डिवाइड करता है कि मुझे इतने दिन में ये टॉपिक करवाना है, इतने दिन में ये लेसन करवाना है, या पूरे वर्ष भर का बना लेता है डिटेल कि मुझे इस महीने के अंदर इस यूनिट के ये टॉपिक कराने हैं, इस महीने में ये यूनिट करवानी है, ऐसे करके। तो उसके हिसाब से फिर बच्चों को डेली जो रूटीन के अंदर जो टॉपिक करवाए जाते हैं उनका गृह कार्य दिया जाता है, और ताकि बच्चे जो है उन पर ज़्यादा बोझ भी ना बढ़े और वो साथ साथ अपना गृह कार्य समय पर पूरा भी करते रहें और अधिगम अच्छे से चलता रहे। इसके अलावा जो गृह कार्य दिया जाएगा उसकी जांच जो है वो साप्ताहिक भी हो सकती है, दैनिक भी हो सकती है, या मंथली भी अपने कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है शिक्षक के ऊपर कि वो किस प्रकार का बच्चों को वर्क दे रहे, असाइनमेंट दे रहे और उसके किस प्रकार से उसमें जांच करनी है। इसके बाद प्रत्येक दत्त कार्य को 2 भागों में बांटा होता है। पहला भाग तैयारी से संबंधित होता है और इसके लिए उसमें आवश्यक निर्देश तथा सुझाव दिए होते हैं। पहला प्रिपरेशन या तैयारी से संबंधित होता है गृह दत्त कार्य का पहला भाग, जिसमें उसमें जो है आवश्यक निर्देश या इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए होते हैं कार्य करने से संबंधित। छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक से उचित परामर्श लेने और व्यक्तिगत रूप से अपनी कठिनाइयों को हल करवाने की पूर्ण सुविधा होती है तथा सभी प्रकार के आवश्यक साज सामान से युक्त पुस्तकालय की भी आवश्यकता होती है तथा कभी कभी प्रयोगशाला की भी सुविधा दी जाती है। बच्चे को जब असाइनमेंट कंप्लीट करना है, अपना गृह दत्त कार्य पूरा करना है बच्चों को, तो इसके लिए बच्चों को कई बार जो है पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि लाइब्रेरी से कोई ऐसी पुस्तक की जरूरत पड़ सकती है बच्चे को, कई बार लैब की जरूरत भी पड़ सकती है, प्रयोगशाला की जरूरत भी पड़ सकती
सकती, क्योंकि प्रयोगात्मक कोई टॉपिक हो सकता है या प्रयोगात्मक कार्य भी हो सकता है जो बच्चे को पूर्ण करना है, तो उसको प्रयोगशाला की जरूरत पड़ सकती है। तो उसको उपलब्ध करवाए जाते हैं कहने का मतलब ये साधन गृहदत्त कार्य जो है उसको पूर्ण करने के लिए, ताकि बच्चा समय पर अपना गृहदत्त कार्य पूरा कर सके। फिर छात्रों की पहले तैयारी प्रथम भाग का कार्य पूरा करना होता है। उसके बाद दूसरे भाग की अनुमति मिलती है। यदि छात्र पहले भाग नहीं कर पाता तो उसे दूसरे भाग की अनुमति नहीं दी जाती। मतलब गृहदत्त कार्य जो है होम असाइनमेंट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो जो होम असाइनमेंट है उसके अंदर पहला जो भाग है वो बच्चे को करने के लिए दिया जाता है। अगर बच्चा वो पहला पार्ट पूरा कर लेता है, पहला भाग, तो उसको फिर दूसरा जो भाग है उसको करने की अनुमति मिलती है या वो करने की अनुमति दी जाती है। अगर बच्चा पहला भाग पूरा नहीं करके लाता, होम असाइनमेंट का पहला पार्ट पूरा नहीं करता, तो उसे दूसरा पार्ट पूरा करने की या दूसरा पार्ट शुरू करने की अनुमति सामान्यतः नहीं दी जाती है। फिर इस योजना प्रणाली में विद्यालय में भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए जो फिजिक्स है, इसके समय को 2 भागों में जो है बांट दिया जाता है। सबसे पहले छात्र घर पर समय पुस्तकों अन्य विषय सामग्री से अध्ययन करते हैं, तो 2 भागों में बांट देंगे। पहले भाग में जो छात्र हैं वो समय घर पर अपने उनके पास जो उपलब्ध है विषय वस्तु या उस सब्जेक्ट से संबंधित पुस्तकें, उनसे समय अध्ययन करते हैं और जो उन्हें कार्य दिया गया है उसको पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। दूसरे भाग में छात्र जो है अपने कार्य का संबंधित कार्य की जो प्रयोगशाला है सब्जेक्ट के संबंधित सब्जेक्ट के, तो इसके दूसरे भाग के अंदर बच्चा जो है कक्ष के अंदर जो उसको गृह कार्य दिए गए उसको प्रयोगशाला के अंदर जाकर के या फिर उससे संबंधित जो उसको साहित्य सामग्री मिलती है, जैसे बुक हो सकती है या कोई प्रयोगशाला के अंदर उपकरण हो सकता है, कोई प्रयोग है अगर जैसे भौतिक विज्ञान का, तो उसको वहाँ पर भी हल कर सकता है। तो 2 भाग हो गए इसके गृह कार्य के। प्रथम जो इसका भाग हुआ उसको तो बच्चा घर जाके समय किसी पाठ्य पुस्तक की सहायता लेके या कोई इसके पास अन्य साहित्य सामग्री है उसकी सहायता लेके पूर्ण करेगा। तो दूसरे भाग के अंदर बच्चा जो है स्कूल के अंदर आकर के अगर प्रयोगशाला से संबंधित कोई कार्य है तो प्रयोगशाला की जो है वो हेल्प ले सकता है। अगर पुस्तकालय से संबंधित कोई पुस्तक चाहिए तो वो उसकी हेल्प लेकर के भी वो अपना जो है गृहदत्त कार्य पूर्ण कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षक द्वारा छात्रों की प्रगति से परिचित होने के लिए कार्य की प्रगति से संबंधित रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। लेखा जोखा रखता है शिक्षक, जो प्रोग्रेस होती है बच्चों की, शिक्षक जो गृह कार्य बच्चों को देता है तो बच्चे जब गृह कार्य पूर्ण कर लेते हैं, असाइनमेंट अपना कंप्लीट करके जमा कराते हैं शिक्षक को, तो शिक्षक फिर उनका रिकॉर्ड रखता है उनकी प्रोग्रेस के आधार पर कि किस बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है उसका पता चलता है उस रिकॉर्ड से। और भविष्य के अंदर अगर अंक निर्धारण करना चाहते हैं बच्चे के तो वो अपने असाइनमेंट के आधार पर अंक निर्धारण भी कर सकते हैं। जैसे बीएड के अंदर बच्चे जो टीपी लगाते हैं तो उनकी जो फाइलें होती हैं, जो रिकॉर्ड है वो जमा किया जाता है, तो उस रिकॉर्ड के आधार पर बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको डिसाइड करते हैं बाद में कि कौन से बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, पहले से कितना सुधार किया है, और उसे अपने किस हिसाब से जो है अंक दिए जा सकते हैं। इसका निर्धारण करने के लिए कहने का मतलब शिक्षक जो है बच्चों के होम असाइनमेंट का रिकॉर्ड रखता है, लेखा जोखा अपने पास रखता है, भविष्य के अंदर जो है उसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है जो होम असाइनमेंट है, इसमें छात्रों को मानसिक तैयारी के अनुरूप जो है दिया जाना चाहिए। बच्चे का मानसिक स्तर जो है उसके हिसाब से उसको असाइनमेंट दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का मानसिक स्तर जो है उसकी आयु के अनुसार होता है। मानसिक परिपक्वता आयु के अनुसार आती है। अब 6ठी क्लास का बच्चा है, एक 10वीं क्लास का बच्चा है, उसका मानसिक स्तर अलग अलग है। अब 6ठी क्लास के बच्चे का होम असाइनमेंट अलग प्रकार का होगा, 10वीं क्लास के बच्चे का अलग प्रकार का होगा। वो साइंस का टॉपिक एक भी हो सकता है। मान लो अपने 6ठी क्लास के बच्चे को चुंबक से संबंधित कोई असाइनमेंट दे रहे हैं और 10वीं क्लास के बच्चे को चुंबक से संबंधित कोई असाइनमेंट दे रहे हैं, तो दोनों का जो लेवल होगा, असाइनमेंट का जो स्तर होगा वो उनके मानसिक स्तर के अनुसार होगा। एक जैसा कहने का मतलब कठिनाई स्तर दोनों का नहीं होगा।
इस बात का असाइनमेंट देते समय शिक्षक को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की मानसिक स्थिति जो है, मानसिक आयु जो है, उसके अनुसार ही असाइनमेंट उसको दिया जाना चाहिए। दूसरा, उसकी जो पाठ्य पुस्तक है या विषय वस्तु है, जिस कक्षा से, जिस विषय से संबंधित है बच्चा, उसी के अनुसार असाइनमेंट के अंदर उसको कार्य दिया जाना चाहिए। उसकी विषय वस्तु जो है उससे हटकर उसको असाइनमेंट शिक्षक के द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो पॉइंट है इसके अंदर, कार्य योजना में जो होम असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है, उसमें छात्रों की योग्यताओं, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एक ही कक्ष में अलग अलग शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से बच्चे पाए जाते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो मानसिक रूप से बच्चे अलग अलग होते हैं, बुद्धि लब्धि सबकी अलग अलग है, और संवेगात्मक रूप से भी अलग अलग है। इसलिए उनकी मानसिक शारीरिक योग्यता के अनुसार ही उनको जो है असाइनमेंट शिक्षक के द्वारा दिया जाना चाहिए, ताकि वो उसको समय पर और अच्छे से पूर्ण करके जमा करा सके, और जो है शिक्षक उनके जो है प्रोग्रेस है उसका निर्धारण भी कर सके। जो पिछड़े बालक हैं, व्यक्तिगत जो विभिन्नता है कक्ष में, तो फिर उसमें मंदबुद्धि वाले बच्चे भी होंगे, पिछड़े बालक भी होंगे, और कुछ जो है बाल अपराधी भी हो सकते हैं, या कुंठाग्रस्त बालक हो सकते हैं, मतलब विशेष योग्यजन भी हो सकते हैं, जिनमें जो है विकलांगता हो सकती है, जो है आँख, नाक या कान या जो है टांगे हैं, किसी भी तरह की विकलांगता बच्चे में हो सकती है। तो उसके आधार पे भी जो है असाइनमेंट जो है उसका निर्धारण बच्चे को देखते हुए शिक्षक को उसके अनुसार करना चाहिए। मंदबुद्धि वाले बच्चों के लिए अलग प्रकार का असाइनमेंट हो सकता है, और कुशाग्र बुद्धि जो है या उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चों के लिए अलग हो सकता है। कुछ क्रियात्मक बच्चे भी होते हैं कक्ष में, क्रिएटिविटी बालक जो अपने कहते हैं जिनको, उनके लिए भी अलग प्रकार का जो है होम असाइनमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चे की जो है क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसको आगे और बढ़ाया जा सके। ये प्लानिंग थी गृह कार्य की, या होम असाइनमेंट जो है जो बच्चों को दिया जाए, तो उसकी कार्य योजना शिक्षक को कैसे तैयार करनी चाहिए। अब इसके बाद अपने पास है गृह दत्त कार्य के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं होम असाइनमेंट के। तो गृह दत्त कार्य के कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मतलब जब भी अपने कोई कार्य करते हैं या शिक्षक बच्चों को कोई भी ज्ञान देता है या कोई भी कार्य करवाता है, तो उसका कोई उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। होम असाइनमेंट के भी कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। ये आपको जो है लेसन प्लान के अंदर आपने जो है अपनी दैनिक पाठ्य योजना है, या जो आपकी माइक्रो वाली डायरी है, उसमें आपने लिखे थे सामान्य उद्देश्य होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य सभी विषयों के लिए जैसे भी हो सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो सभी विषयों के अलग अलग होते हैं। हर विषय के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य अपने जब निर्णायक डायरी या दैनिक पाठ्य योजना वाली डायरी बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य हर सब्जेक्ट के अनुसार, हर टॉपिक के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे विज्ञान के अंदर भी जैसे मान लो ऊर्जा पे लेसन बनाना है या अपने अमल शार्प पे बनाना है, तो विशिष्ट उद्देश्य बदल जाएंगे, क्योंकि चुंबक को बढ़ाने का विशिष्ट उद्देश्य अलग होगा शिक्षक के द्वारा, और अमल शार्प को बढ़ाने का उद्देश्य अलग होगा। तो ऐसे ही गृह दत्त कार्य देने के पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं, क्यों गृह दत्त कार्य दिया जाता है या क्या उद्देश्यों को लेकर के गृह दत्त कार्य शिक्षक देते हैं। तो इसमें पहला है सबसे, विद्यार्थियों को सूचनाओं और महत्वपूर्ण शिक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्रदान करना। मतलब शिक्षक कक्ष में जो अध्ययन करवाता है, तो हो सकता है बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी हो, बहुत सारे कार्य ऐसे हो जो शिक्षक कक्ष में बच्चों को ना सिखा सकता हो, तो इसके लिए फिर उसको होम असाइनमेंट दिया जाएगा। तो जो प्रक्रियाएं, जो कार्य, जो एक्टिविटी शिक्षक ने कक्ष में बच्चों को नहीं सिखाई या नहीं सिखा पाया, वो फिर होम असाइनमेंट के द्वारा सिखाई जाती है। तो होम असाइनमेंट जब बच्चा समय पूर्ण करता है, तो जो एक्टिविटी कक्ष में सिखाने से रहेगी शिक्षक के द्वारा, उसको फिर वो होम असाइनमेंट के समय सीखता है। क्योंकि जब होम असाइनमेंट बच्चा करेगा, समय कार्य करके देखेगा, तो बहुत सारी नई जो है चीज़ें उसको सीखने को मिलेंगी, और शिक्षक की भी वो जब हेल्प लेगा तो उसमें जो है बहुत सारे तथ्य और नया ज्ञान उसको देखने को उसमें मिलेगा। तो ये इसका एक ऑब्जेक्ट है मेन, कि जो प्रक्रियाएं, जो तथ्य या जो ज्ञान कक्ष में शिक्षक नहीं दे पाता बच्चों को,
वो देने के लिए होम असाइनमेंट बच्चों को दिया जाता है। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट रहता है भौतिक विज्ञान। जैसे अपने पढ़ रहे विषय तो भौतिक विज्ञान अधिगम की विभिन्न विधियों के लिए संश्लेषण प्रदान करता है। अधिगम की जो विभिन्न विधियां हैं, सीखने के मतलब विभिन्न तरीके, मतलब बच्चा कैसे कैसे सीख सकता है, तो विभिन्न जो अधिगम की विधियां हैं, तरीके हैं, तो उनके अंदर बच्चे को परिपक्वता आ जाए, बच्चा अच्छे सीख जाए, इसके लिए भी होम असाइनमेंट दिया जाता है। क्योंकि अपने कौशल पढ़े थे, उसमें टीचिंग के अंदर ज्ञानात्मक है, बोधात्मक है, अनुप्रयोग है, स्किल्स है, तो बच्चा अलग अलग तरीकों से अलग अलग कार्य सीखता है। कुछ कार्य जो है वो दिमाग या बुद्धि की सहायता से सीखे जाते हैं, कुछ कार्य शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखे जाते हैं। जैसे मान लो कि बच्चा किसी वस्तु को पकड़ना सीखता है तो वो शारीरिक क्रिया के द्वारा सीखता है। ठीक है, बच्चा अपना दिमाग कितना भी लगा ले, जब तक हाथ से किसी वस्तु को पकड़ेगा नहीं, बार बार वो पकड़ना नहीं सीख सकता। तो मतलब अलग अलग कार्यों को सीखने के लिए अलग अलग प्रक्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। तो शिक्षक जो है कक्षा में सारी प्रक्रिया नहीं समझा सकता बच्चे को, इसलिए वो बच्चे को जो है होम असाइनमेंट देता है। भौतिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिसको शिक्षक कक्षा में न सिखा करके होम असाइनमेंट के द्वारा आसानी से सिखा सकता है। तीसरा इसका ऑब्जेक्ट है विद्यार्थियों के लिए अधिगम के विभिन्न संसाधनों में से एक संसाधन के रूप में शिक्षक की भूमिका है। और अधिगम के संपूर्ण संसाधन होना मतलब होम असाइनमेंट का देना। मतलब बहुत सारे संसाधन हो सकते हैं बच्चे के सीखने के। मतलब बच्चे के अंदर जब नया ज्ञान आएगा तो बच्चा नया ज्ञान जो है बहुत सारे स्रोत से प्राप्त कर सकता है। बहुत सारे साधन हो सकते हैं जिनसे बच्चे को नया ज्ञान मिल सके। तो शिक्षक उनमें से एक साधन होता है बच्चे को ज्ञान देने का। बच्चा शिक्षक के अलावा बहुत सारी जो है वस्तुओं से, बहुत सारे साधनों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षक के अलावा अन्य जो साधन हैं जिनसे बच्चा ज्ञान ले सकता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए भी होम असाइनमेंट दिया जाता है। जैसे बच्चा किसी धार्मिक स्थल का जब भ्रमण करता है, वहाँ देखने कुछ जाता है, तो वहाँ जाकर के वहाँ कुछ न कुछ बच्चा ज्ञान सीखता है बिना शिक्षक की सहायता से भी। तो बिना शिक्षक के द्वारा जिन साधनों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए होम असाइनमेंट जो है बच्चों को शिक्षक के द्वारा दिया जाता है। ये इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा अगला है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। सेल्फ स्टडी जो होती है उसको बच्चों में आदत डालना स्वाध्याय की, इसके लिए भी होम असाइनमेंट बच्चों को दिया जाएगा। क्योंकि बच्चा जब घर जाकर होम असाइनमेंट पूरा करेगा तो उसमें सेल्फ स्टडी की आदत विकसित होगी। बच्चा जो है समय अध्ययन में रुचि लेने लगेगा। जब तक बच्चे को होम असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, बच्चा कक्ष में कार्य पूर्ण करके घर जाके जो है समय अध्ययन नहीं करेगा, उसका चिंतन नहीं करेगा, तो स्वाध्याय में बच्चे की रुचि नहीं आएगी और बच्चा जो है अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो सेल्फ स्टडी बच्चों में एक अच्छा गुण है और ये आ जाए, स्वाध्याय की आदत विकसित हो जाए, इसके लिए बच्चों को होम असाइनमेंट दिया जाता है। ये भी इसका एक उद्देश्य है। अगला है विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और जिज्ञासा जैसे गुण उत्पन्न करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाए बच्चों में, बच्चे किसी भी कार्य को, किसी भी समस्या को वैज्ञानिक दृष्टि से हल करने की कोशिश करें, इसके लिए भी बच्चे को असाइनमेंट विज्ञान का दिया जाता है। जब विज्ञान का कोई भी असाइनमेंट बच्चा पूरा करेगा तो वो उसको विज्ञान के तरीके से करने की कोशिश करेगा, जिससे उसमें वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। तो ये कुछ उद्देश्य थे इसके होम असाइनमेंट के। तो अपने इसमें दो चीज़ें करनी है होम असाइनमेंट के अंदर। एक तो होम असाइनमेंट की कार्य योजना या प्लानिंग कैसे की जाती है, और दूसरा हमने कर लिया होम असाइनमेंट जो या गृहदत्त कार्य के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसका महत्व पड़ा होम असाइनमेंट का महत्व देखेंगे अपने। इसके लिए सुझाव क्या क्या हो सकते हैं ये देखेंगे अपने, तो वो अपने कल वाले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। तो इसमें दो टॉपिक मैंने करा दिए, एक तो इसकी कार्य योजना कैसे बनानी है असाइनमेंट की, और एक इसके उद्देश्य क्या होते हैं। इसको आप देख लेना, कोई दिक्कत लगे, समस्या लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट लगे तो आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। बाकी अपने कल देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।